ये हमारा दूसरे लेसन सूक्ष्म जीव का दूसरा वीडियो है और हमारी यहाँ से शुरुआत का मुख्य बिंदु है वैक्सीन या टीका। देखिए, हम सब जानते हैं कि समय समय पर हमें टीका लगाया जाता है। भी छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लगातार एक कुछ निश्चित उम्र तक टीके लगाए जाते हैं और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर हमें भी टीके लगवाने पड़ते हैं। टीका या वैक्सीन वास्तव में है क्या? देखिए, टीका या वैक्सीन वास्तव में मृत, दुर्बल या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, मृत, निष्क्रिय, दुर्बल सूक्ष्म जीव होते हैं और जब इनको किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो ये कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं और ये प्रतिरक्षी उस रोग विशेष के जीवाणु के प्रति लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति में उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा उस रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी हमेशा के लिए सुरक्षा होती रहती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रतिरक्षी हैं वो हमेशा रहें। कुछ प्रतिरक्षी हैं जिनको में बार बार लेना भी पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षी जो वैक्सीन टीके के रूप में शरीर में प्रवेश करवाया जाता है वो शरीर में विशेष प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देता है। जैसे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियों को ठीक करने के लिए टीके का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम ब्लॉक में देख रहे हैं एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर वो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी और पूरी दुनिया में चेचक के लिए विशेष अभियान चलाया गया था और हम जानते हैं कि लगभग इस रोग का पूरी दुनिया से उन्मूलन हो चुका है। तो इसी प्रकार हर बच्चे को, हर व्यक्ति को कभी न कभी टीके लगाने पड़े हैं। तो ये टीके हैं वो अनेक रोगों से बचाने के लिए होते हैं। तो ये वास्तव में दुर्बल किए गए मृत या निष्क्रिय रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं और उनके द्वारा प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जाते हैं। बच्चों में पोलियो है, उसके बारे में हम देखते हैं ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है वो दी जाती है, तो वो भी एक टीका ही है जो कि ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के अगले कार्य के रूप में देखें तो हमारा बिंदु हमारे सामने आ रहा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखिए, मिट्टी है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, नीले हरे शैवाल ये रहते हैं। ये जीवाणु या नीले हरे शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण आदि नामों से जाना जाता है। इससे होता क्या है कि जब वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है तो मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में ये जीवाणु काम करते हैं और मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मिट्टी के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ये डायग्राम जो हमारे सामने है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल का डायग्राम हमारे सामने दिया गया है। अगली स्थिति के रूप में हम देख रहे हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। हमारे सामने जो बिंदु है पर्यावरण का
शुद्धिकरण। देखिए हमारे द्वारा जो कचरा फैलाया जाता है या हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, जो बाहर वातावरण में डाल दिया जाता है, उस डाले गए कचरे को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है और ये अपघटित कचरा है वो विघटित होकर खाद का रूप ले लेता है और ये खाद मिट्टी के अंदर मिल जाती है और मिट्टी का उपजाऊपन इससे कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार ये मिट्टी में शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण का कार्य करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन हर प्रकार का सामान है, हर प्रकार का कचरा है, वो मिट्टी के अंदर अपघटित नहीं होता। यहाँ अपने को एक क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे 2 गमले लिए गए, प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दिया, एक पर लिख दिया हमने ए, दूसरे पर हमने लिख दिया बी। अब जो गमला ए है उसमें हमने पौधे का कचरा भरा है, जबकि गमला बी है उसमें पॉलीथीन, कांच की थैली, कांच की बोतलें, प्लास्टिक, टूटे फूटे खिलौने ये डाल दिए। अब इन दोनों गमलों को हम देखते हैं कि अलग अलग सामग्री अलग अलग गमलों के अंदर डाली गई है, लेकिन कुछ समय पश्चात हम देखेंगे, कई दिनों बाद देखेंगे तो गमला ए है उसके कुछ अपशिष्ट हैं, पादप अपशिष्ट है, उनका अपघटन हो गया है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवों ने उन पादप अपशिष्टों का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया है। इस प्रकार पोषक पौधों को प्राप्त होंगे। क्यों? कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होंगे वो उसको खाद्य पदार्थ या अपशिष्ट जो मिले हैं उनको अपशिष्ट अपघटित कर देंगे, अपघटित करके मिट्टी मिला देंगे और वो उनको उपजाऊ बना देंगे। लेकिन वहीं दूसरे गमले में जो पॉलीथीन, कांच की थैलियाँ, प्लास्टिक, खिलौने ये थे, उनका परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन पर सूक्ष्म जीव अपना काम नहीं कर पाते। अर्थात सूक्ष्म जीव है वो इन चीज़ों को खाद में नहीं बदल सकते। अतः सड़े गले पादप, जंतु आदि को हम जगह जगह देखते हैं तो वो कुछ दिनों बाद वहाँ से हमें गायब मिलते हैं। तो प्रकृति में उन सूक्ष्म जीव और पादपों का जो एक तालमेल है वो इस प्रकार का है कि सूक्ष्म जीव गठित करने का कार्य करते हैं और मर्त जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और ये सरल पदार्थ है वो पौधे जंतु दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। इस प्रकार हानिकारक दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, पहले वीडियो में भी देखा था, दूसरे में देखा है कि सूक्ष्म जीव है वो केवल हानिकारक की लाभदायक है। हमने लाभदायक जीवों के बारे में बात की है कि लाभदायक है वो किस प्रकार मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, रोगों को ठीक करने में काम आते हैं, अनेक प्रकार की सामग्री बनाने के काम आते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने के काम आते हैं। तो हमारी निजी जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में काम करते हैं, लेकिन सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक भी नहीं होते। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो अब हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वो रोगजनक होते हैं। सूक्ष्म जीव हैं वो सभी लाभदायक नहीं होते। अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मनुष्य में, जंतु में, पौधे में अनेक प्रकार के रोग खड़े कर देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं। न केवल ये रोग उत्पन्न करते हैं बल्कि हमारे घर के भोजन है या हमारा भोजन है, कपड़े हैं, चमड़े हैं, उनको भी ये शयन दूषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव इस प्रकार के होते हैं जो इनको हानि पहुंचाते हैं। अब अपने सामने बिंदु दिया गया है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। देखिए हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। ये सांस के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई एक संक्रमित व्यक्ति है वो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के सीधा संपर्क में आता है तो उसमें उसका संचरण हो जाता है। तो ये जो इस आधार पे जो रोग हैं वो संचरणीय रोग होता है, यानी ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता हो या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैलता हो, जल, वायु, भोजन द्वारा, संपर्क द्वारा फैलता हो, ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। इन संचरणीय रोग के रूप में ही अपन देख रहे हैं भाई कि जो आजकल कोरोना महामारी फैल रही है वो एक संचरणीय रोग है। जो व्यक्ति के खांसने के द्वारा उसके जो अवशेष बाहर निकलते हैं, जीवाणु बाहर निकलते हैं, जो वायरस के कण निकलते हैं, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसको संपर्क में ले लेते हैं चपेट में, तो वो भी इस रोग का शिकार हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए विशेष सावधानी की हमें आवश्यकता है। अपने को घर में रखें, सुरक्षित रहेंगे और खांसते समय अपने मुंह को कपड़े से ढका रखें।
और ये फिलहाल ऐसी स्थिति है कि हमेशा इसको एनी टाइम मुंह पे रुमाल रहे तो अच्छा है। तो संचरणीय रोगों के अंदर हम देखते हैं कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, क्षय अर्थात टीबी, ये रोग है वो संचरणीय रोग है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु के अंदर बाहर आते हैं और ये श्वास के साथ दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसे संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार संक्रमणीय रोगों को बचाव के लिए हमने देखा है कि रुमाल है वो अपने मुंह नाक को ढक के रखें तो संक्रमण होने से बचा जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को भी इससे बचाया जा सकता है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का काम करते हैं, अर्थात वो खुद रोग नहीं फैलाते लेकिन वो रोग को एक जगह से या एक शख्स से, एक जीव से दूसरे जीव तक ले जाने का काम करते हैं। और इसका सबसे सीधा सा सरल उदाहरण हमारे सामने अपनी घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी है वो हर जगह घूमती उड़ती फिरती है, वो कहीं कूड़े पर, किसी जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, तो बैठती है तो उसके शरीर पर अनेक प्रकार के रोगाणु कीटाणु चिपक जाते हैं और वही जब मक्खी है वो हमारे खुले भोजन पर बैठ जाती है तो वो जीवाणु या विषाणु वहाँ छोड़ देती है। इस प्रकार वो भोजन जब हम खाते हैं तो वो संदूषित हो चुका होता है और उस संदूषित भोजन को खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें सलाह दी जाती है बार बार कि हमेशा भोजन को ढककर रखना चाहिए और ताज़ा किया हुआ भोजन खाना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाना है उससे हमेशा बचना चाहिए। आगे हमें नाम दे रखा है मादा एनाफिलीज। देखिए मादा एनाफिलीज एक मच्छर है जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट जो कि मलेरिया फैलाने वाला है उसका वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट का वाहक है। इसी प्रकार मादा एडीज मच्छर है वो डेंगू के रोग का या डेंगू का वाहक है। वायरस को ले जाने का काम एडीज मच्छर का है जो डेंगू फैला देता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मादा एनाफिलीज या मादा एडीज ये मच्छर है और मच्छर होकर रोग फैला रहे हैं, तो इनको हम रोके कैसे हैं? देखिए कुछ साधारण उपायों के द्वारा हम मच्छरों को यदि उत्पन्न होने से रोकें या इनको नष्ट करें तो हम इस प्रकार से होने वाले रोगों से भी बच सकते हैं। अब हम कैसे बच सकते हैं? देखिए मच्छर अधिकांश वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पानी लंबे समय तक इकट्ठा होता है, इसलिए पानी को कहीं भी एक लंबे समय तक रुका हुआ नहीं रहने देना चाहिए। हमारे घर के कूलर हैं, टायर है, फूलदान है, अन्य सामान है जहाँ पानी लंबे समय तक एकत्रित रहता हो उनको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। उनको निगरानी में रखना चाहिए कि लंबे समय तक कहीं उन्हें पानी इकट्ठा तो नहीं है। उन स्थानों को हमें बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि मच्छरों को पैदा होने से रोका जा सके। यदि हम मच्छरों को पैदा होने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो हम मच्छरों से होने वाले रोग जैसे डेंगू, मलेरिया आदि को रोकने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए अपने सामने एक टेबल दे रखी है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। देखिए कौन सा रोग है, किस कारक के द्वारा होता है, वो किस प्रकार फैलता है, इनके बारे में ये बातें दे रखी है। सबसे पहले रोग अपने को दे रखा है क्षय रोग। देखिए क्षय रोग जिसको सामान्यपण कहते हैं टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है, उसके द्वारा ये फैलता है और ये संचरण वायु के द्वारा करता है। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर कोई व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखें, उसके वस्त्र कपड़े आदि अलग रखें, उसकी व्यक्तिगत जो निजी वस्तुएं उनको अलग रखें। साथ ही साथ समय पर या उचित समय पर उसको दवाएं टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। अगला रोग है खसरा। देखिए खसरा ये वायरस के द्वारा होता है और ये वायु के द्वारा संचारित रोग है और इस रोग से भी दूसरे लोगों को बचाने के लिए उस रोगी को पूरी तरीके से अलग रखें और उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को दूर रखें। समय पर उसका टीकाकरण करवाएं। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा होने वाला अगला रोग है जो वायु के द्वारा हो सकता है।
या फिर व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए तो ये चिकन पॉक्स हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को दूर रखें, उसकी सामग्री को दूर रखें। पोलियो, पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और पोलियो का जो वायरस है वो शरीर के अंदर वायु के द्वारा या जल के द्वारा सीधे संपर्क में, वायु या जल के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है और व्यक्ति को पोलियो से ग्रसित कर देता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जल भी शुद्ध इस्तेमाल करना चाहिए। अगले हम देख रहे हैं हैजा। हैजा जिसको हम कहते हैं कोलेरा, वेब्रियो कोलेरी या वेब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला ये रोग है और ये दूषित जल या दूषित भोजन के इस्तेमाल करने से ज़्यादा होता है और ये अधिकांश ऐसी स्थितियों में ज़्यादा होता है जहाँ बाढ़ आ चुकी होती है। बाढ़ के बाद जो इकट्ठा पानी है वह लगभग ये ज़्यादा देखा गया है। दूसरा रोग इसमें दे रखा टाइफाइड। टाइफाइड जो जीवाणु के द्वारा होता है और दूषित जल ये इसके वाहक का काम करता है, फैलाने का काम करता है, संचरण का काम करता है। तो हैजा, टाइफाइड आदि रोगों को रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों का सहारा लेना चाहिए। भली भांति पके हुए ताज़ा भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, उबला हुआ साफ पानी पीना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए, ये भी एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और इसके फैलने का काम करता है जल के द्वारा ये शरीर में प्रवेश करता है और फैलाता है। तो हमें इससे बचने के लिए उबले हुए जल का इस्तेमाल करना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट जो कि प्रोटोजोन है उसके द्वारा होता है और इसको फैलाने का काम करता है मच्छर। इसलिए हमें इससे बचाव के लिए मच्छर है उस पर नियंत्रण करना होता है और वो नियंत्रण में कैसे कर सकते हैं? मच्छरदानियों का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन, मच्छर प्रतिकर्षी क्रीम आदि का इस्तेमाल करें, कीटनाशकों का छिड़काव करें, मच्छर के प्रजनन को रोकें। अपने घर के अंदर आसपास कहीं छोटे गड्ढे के अंदर यदि पानी इकट्ठा हो रहा हो तो उस पर केरोसिन का तेल डाल दें। ऐसा होने से इनकी संख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, इनके प्रजनन को रोका जा सकता है और इन मच्छरों को नियंत्रित करके हम मच्छरों से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें कई रोगों के बारे में बताया गया, उनके फैलने के कारण बताए गए और हमें रोकने के उपाय बताए गए। अब हमें अगला बिंदु जो दिया गया है वो है जंतु में रोग कारक जीवाणु। देखिए, सूक्ष्म जीव खाली मनुष्य और पौधों को प्रभावित नहीं करते। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अन्य जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। जैसे हमारी किताब के अंदर हमें एक नाम दे रखा एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स है वह मनुष्य और मवेशी यानी जानवरों के अंदर होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार गाय के खुर में और मुंह का रोग ये भी जानवर में हो रहा है, तो लेकिन ये रोग वायरस के द्वारा होता है। हमें ब्लॉक के अंदर रॉबर्ट कोच के बारे में दिया गया है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी और ये जीवाणु ही एंथ्रेक्स रोग का कारण बनता है। अब है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों के अंदर रोग फैलाते हैं और भी बहुत से पौधे हैं जिनके अंदर ये रोग फैलाते हैं। रोग के कारण फसल की उपज बहुत कम हो जाती है, कई बार तो फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब हो जाती है। इससे उत्पादन बहुत कम होता है और किसान को या उत्पादनकर्ता को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। यहाँ हमें इस टेबल के अंदर पादप में होने वाले रोगों के बारे में और उसके संचरण के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले अपने को दे रखा है नींबू कैंकर, नींबू का कैंकर रोग। ये रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अक्सर इसमें हमने देखा है कि कई नींबू होते हैं इसमें भूरा भूरा सा स्पॉट हो जाता है और वो खराब हो जाता है। तो इसके संचरण का है तरीका वायु। जब इस प्रकार के नींबू दूसरे नींबू के संपर्क में आते हैं वायु के द्वारा वो प्रदूषित हो जाते हैं। गेहूं की रस्ट,
गेहूं की रिस्ट है वो कवक के द्वारा होने वाला रोग है, जिसके संचरण के कारक बनते हैं वायु और बीज। भिंडी की पीत, इसमें उसमें कलर है वो पीला आ जाता है, और ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और उसको फैलाने का काम करते हैं कीट। अब बात करते हैं खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन अर्थात फूड पॉइजनिंग। खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग है क्या? देखिए, सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन का विषाक्त हो जाना या दूषित हो जाना खाद्य विषाक्तन कहलाता है। और ऐसे भोजन का जब सेवन स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है तो वो व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है और उसे उल्टी होने लगती है या अन्य समस्याएं खड़ी होती है। इसे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन कहते हैं। लेकिन ये यदि ज़्यादा प्रभावी हो जाए तो ये विषैले पदार्थ उत्पन्न करके व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए भोजन है उसको हमेशा विषाक्त होने से बचाना चाहिए। खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का मतलब है भोजन को दूषित होने से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। हमने अभी पढ़ा है खाद्य विषाक्तन है सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन का संदूषित होना, और इससे भोजन से मौत की भी नौबत आ जाती है। इसलिए हमें भोजन को उससे बचाना चाहिए। तो भोजन को संदूषित होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। और भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पदार्थ हैं वो खाद्य परिरक्षक के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात खाद्य परिरक्षक को भोजन के अंदर डालकर हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसको सड़ने गलने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब उसमें भोजन संदूषित होगा, उसमें सूक्ष्म जीव अटैक कर देंगे तो उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आने लग जाएगी, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा, रंग रूप भी बदल जाएगा। इस प्रकार जो संदूषण है या भोजन का खराब होना है वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अपने पास एक छोटी सी बात दे रखी है कि पहेली ने कुछ दिनों पहले आम खरीदे, लेकिन वो कई दिनों तक खा नहीं पाई, वहाँ पड़े रहे और पड़े पड़े आम सड़ गए। तो क्यों सड़े? वो जीवाणु के द्वारा संदूषित हो गए। लेकिन वहीं उसके दिमाग में आता है कि अचार लंबे समय से पड़ा है लेकिन वो संदूषित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसमें खाद्य परिरक्षक डाल रखा है। तो खाद्य परिरक्षक डालकर हम भोजन को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो खाद्य परिरक्षक क्या है, कौन कौन से खाद्य परिरक्षक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं इसके अंदर। जैसे हम अचार की बात करें तो अचार के अंदर सबसे सीधा खाद्य परिरक्षक है वो है तेल, क्योंकि अचार को हम लगभग तेल में डुबो के रखा जाता है जिससे वो सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोक देता है। परिरक्षक के रूप में सबसे पहले हमारे सामने है रासायनिक उपाय। देखिए, सामान्य रूप में नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए नमक और खाद्य तेल है वो एक सामान्य परिरक्षक के रूप में काम करते हैं। नमक है अथवा खाद्य अम्ल है उसका उपयोग अचार बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी को रोकने का काम करते हैं कि उनको वो जनन और श्वसन ही नहीं करने देते। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक है। जैम और स्क्वैश बनाने में सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भोजन को दूषित होने से बचाया जा सके। नमक ये अपने घर में सामान्य से काम आने वाला परिरक्षण है या परिरक्षक है। तो हम नमक के द्वारा परिरक्षण कैसे करें? देखिए, मांस मछली को लंबे समय तक रखने के लिए हमें नमक का इस्तेमाल करना पड़ता है। नमक उसको सूखे रूप में ढक देता है और इस प्रकार एक कवर नमक का मांस मछली के ऊपर आ जाता है जिससे वो लंबे समय तक बचा रहता है। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली आदि के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, देखिए जहाँ तक चीनी की बात है, हम कभी न कभी तो अक्सर मिठाई की दुकानों पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ जो मिठाई की कुछ बाल्टियाँ पड़ी होती हैं
वो एक तरल पदार्थ के अंदर मिठाई डूबी होती है। तो ये जो क्या है, वो चीनी का सा एक घोल है। चीनी का घोल है, वो लंबे समय तक उन चीज़ों को रख सकता है क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो उसे चीनी द्वारा परिरक्षण के रूप में जाना जाता है। जेम, जेली, स्क्वैश आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, क्योंकि चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है, उनको नियंत्रित कर देती है, इसलिए वो पदार्थ लंबे समय तक पड़ा रहता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरका है, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर अचार को संदूषण से बचाने में करते हैं। क्यों कि ये तेल है, सिरका है, वो सूक्ष्म जीव को जीवित नहीं रहने देता, उसकी श्वसन क्रिया को बाधित कर देता है। फल, सब्जियां, मछली तथा मांस का परिरक्षण भी इसी विधि द्वारा किया जा सकता है। गर्म एवं ठंडा करना। सामान्य अपन घर में देखते हैं, अपनी माँ बहन है या हम भी कभी दूध को पहले उबालते हैं, उबालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं या उसको खराब होने से बचाते हैं। तो आखिर दूध है वो उबालना क्यों ज़रूरी है? देखिए, दूध उबालते हैं तो उबालने से उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, वो वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए उसको उबाल के रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार फ्रीज है, उसके अंदर हम भोजन सामग्री रखते हैं तो वहाँ भी वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीज के अंदर तापमान बहुत कम होता है और ऐसा कम तापमान है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार सामग्री को अपन ठंडा करके भी बचा सकते हैं और गर्म करके भी बचा सकते हैं। लेकिन थैलियों में दूध आता है, तो थैलियों में आने वाला दूध संदूषित या दूषित क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है पास्चुरीकरण। क्या कारण है? थैली का दूध है वो खराब नहीं होता, इसका कारण होता है पास्चुरीकरण। अब बात आती है कि पास्चुरीकरण क्रिया है क्या? देखिए, पास्चुरीकरण क्या है? पास्चुरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पास्चुरीकृत दूध है, उस पास्चुरीकृत दूध को बिना उबाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से रहित होता है, सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल मुक्त होता है। क्यों? किसको रखा गया कैसे है? इसके लिए इस दूध को पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसको एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा कर उसको भंडारण करें। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और वो उस दूध को खराब नहीं कर पाते। तो भोजन को या तरल पदार्थों को गर्म करके ठंडा करके उनको स्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो पास्चुरीकरण कहलाती है। पास्चुरीकरण क्रिया की खोज लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अर्थात द्रवित पदार्थ को गर्म करके ठंडा करके संरक्षित करने की प्रक्रिया पास्चुरीकरण के अंतर्गत जानी जाती है। भंडारण और पैकिंग। आजकल सूखे फल होते हैं, उनको मेवा कहते हैं। मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील के पैकेटों में बेची जाती है। क्यों? इसका कारण यही है कि वो उनको सुरक्षित रखते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। अब हमारे सामने बिंदु आ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हमने पहले भी कर ली हैं, लेकिन हम इसके बारे में और ज़्यादा बात देखते हैं कि आखिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या और ये कैसे होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की। देखो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है क्या? वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण आदि के नाम से जाना जाता है। और ये नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण है वो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम यहाँ सीधी सी बात करें तो हमें दे रखा है दलहनी फसलें। देखिए, दलहनी फसलें हैं जो दाल वाली हैं, फलीदार पौधे हैं। उन पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार की गांठें होती हैं। उन गांठों के अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जीवाणु होते हैं वो भूमि में
या प्रकृति में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट यौगिक पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं और उन पौधों में उपजाऊपन बढ़ता है या उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, मिट्टी का उपजाऊ भी बढ़ जाता है। यहाँ पर बात करें सेम और मटर की। सेम और मटर जो एक सहज जीवता है, कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर है और वो 78% है। अब बात यह आती है कि जब इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, वो नाइट्रेट में बदलती है, तो फिर ये किस प्रकार पर्याप्त मात्रा में या निश्चित मात्रा में बनी रहती है। तो देखिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन का पर्याप्त मात्रा में बने रहना, ये नाइट्रोजन चक्र है। अब ये चक्र क्यों है, कैसे होता है? देखो, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितनी परसेंट है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। और ये नाइट्रोजन सभी सजीवों का एक आवश्यक घटक भी है, जो प्रोटीन के निर्माण में, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के निर्माण में, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि के निर्माण का मुख्य घटक है, उनके निर्माण का मुख्य घटक है। पौधे और जंतु वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं या यौगिकीकरण कर देते हैं और उसको नाइट्रोजन यौगिकों में रूपांतरित कर देते हैं। ये क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में रूपांतरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और ये क्रिया मिट्टी जीवाणु या नीले हरे शैवालों के द्वारा की जाती है। जब नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से अपनी जड़ों के द्वारा कर लेते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में जीवाणु नीले हरे शैवाल ये काम कर रहे हैं, अन्य प्रक्रियाओं द्वारा भी नाइट्रेट यौगिकों का निर्माण होता है। कहने की बात है, जब नाइट्रेट यौगिक बन जाते हैं तो मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग प्रोटीन निर्माण, अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। अब जो अन्य जीव जंतु इन पौधों पर निर्भर होते हैं वो इन पौधे के भागों को खाते हैं, तो इस नाइट्रेट या नाइट्रोजन यौगिकों का रूपांतरण या स्थानांतरण उन जीवों या जंतुओं के अंदर भी हो जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के ये जो यौगिक हैं वो यौगिक पौधों से जंतु प्राप्त करते हैं, और कालांतर में जब कभी इन पौधे या जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो वही मिट्टी में उपस्थित जो अपघटक जीवाणु होते हैं वो इनका अपघटन कर देते हैं। अब इनका अपघटन कर देते हैं तो वो नाइट्रोजन के जो यौगिक बने थे वो वापस नाइट्रोजन के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, और वो जो नाइट्रोजन वायुमंडल में थी नाइट्रेट में बदली, वो वापस नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन में रूपांतरित हो जाती है और वायुमंडल में गैस के रूप में वापस आ जाती है। इस प्रकार से वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में बदलना तथा नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में रूपांतरित होने की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र के रूप में जानी जाती है। और इसी क्रिया के द्वारा यही कारण है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर या 78% बनी रहती है। अब देखिए, हमारे सामने एक डायग्राम के रूप में या एक रैखिक चक्र के रूप में नाइट्रोजन चक्र वो दर्शाया गया है। इसमें देखिए किस प्रकार से क्रिया बताई गई है। देखो, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है। वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तड़ित, जब बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में बिजली कड़कती है तो वायुमंडल की यही नाइट्रोजन नाइट्रेट में रूपांतरित हो जाती है और मिट्टी में रूपांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार तड़ित के द्वारा भी नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतरण होता है। दूसरा हमें दे रखा है नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल है वो स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये जीवाणु नीले हरे शैवाल उपस्थित हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरित किया जाता है और ये मिट्टी में मिल जाते हैं।
अब देखिए, मिट्टी में जब नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे, चाहे वो नीले हरे शैवाल या जीवाणु के द्वारा बने हों या तड़ित विसर्जन के द्वारा बने हों, उनको पौधे अवशोषित करेंगे। हम जानते हैं कि जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट या नाइट्रोजन के यौगिक है वो पौधे ग्रहण करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब इन्हीं पौधों का इस्तेमाल जब जंतु करते हैं, उनको खाते हैं, तो यही नाइट्रोजन के यौगिक पौधों से जंतुओं में भी पहुंच जाते हैं। और जब यही जंतु या पौधे अपने अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं या जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अपशिष्ट हैं वो नाइट्रोजन के रूप में वापस प्रकृति में डाल देते हैं। इसी प्रकार मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन को भेज देता है। इस प्रकार वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी वो तड़ित, नीले शैवाल, जीवाणु आदि के माध्यम से नाइट्रेट में बदली, मिट्टी में प्रवेश की, पौधों ने इसको ग्रहण किया, पौधों के अंदर ये जो नाइट्रेट बने इसको जंतुओं ने लिया, जंतु और पौधे जब मर गए उनको जीवाणुओं ने, सूक्ष्म जीवों ने अपघटित कर दिया। अपघटित करने के बाद वो नाइट्रेट के पार्ट हैं या नाइट्रेट के यौगिक है वो वापस नाइट्रोजन के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं और वो नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो वायुमंडल में थी वो अपनी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है और ये संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र के रूप में जानी जाती है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में रूपांतरित होना तथा नाइट्रेट यौगिकों का पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होने की संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र के रूप में जानी जाती है और इसी प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में या अपनी पूर्ण मात्रा में प्रकृति के अंदर बनी रहती है। इसी के साथ अपना ये कक्षा 8 का विज्ञान का दूसरा लेसन पूरा होता है, जिसमें हमने सूक्ष्म जीव को एक मित्र के रूप में और एक शत्रु के रूप में, दोनों के रूप में इसका अध्ययन हमने किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।